नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 66वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट आज से शुरू किया जा रहा है। दिसंबर में पीटी का एग्जाम लिया जाएगा, तो ऐसे में आपके पास समय बहुत कम है। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट अवश्य बनाना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी स्तर तक हुई है और किस सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर करना है। तो पूरे प्रश्नों को बनाइए और अपना स्कोर बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंशीय मगध शासक उदयन निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म या आजीविका धर्म या शैव धर्म? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। हर्यक वंशीय मगध शासक उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन अजात शत्रु का पुत्र था, जो अपने पिता की हत्या करके शासक बना था। उदयन ने राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र नगर को बनाया और पाटलिपुत्र नगर को उदयन ने बसाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण किया? हर्षवर्धन, शशांक या गोपाल या धर्मपाल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण किया। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि से संबोधित किया और धर्मपाल को परम सौगात भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल पाल वंश का शासक था और इसने 8वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कनौज पर आक्रमण भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। और हरि सिंह देव जो है किस वंश के शासक थे? लोहार वंश या कर्नाट वंश या सूर वंश या गौड़ वंश? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाट वंश। 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया और हरि सिंह देव कर्नाटक वंश के शासक थे। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव ही थे और कर्नाटक वंश के शासन काल में मिथिला को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थान जो है किस क्षेत्र में संबंधित है? बिहार, नेपाल या असम या कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। प्राग ज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थान असम के क्षेत्र में संबंधित था। असम क्षेत्र को प्राचीन काल में कामरूप भी कहा जाता था। कामरूप को प्राचीन राजधानी ज्योतिषपुर थी, जो गुवाहाटी में निकट बसी हुई थी। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर सी होगा, असमपुर असम में होगा। और आपको बता दें कि महाभारत में यहाँ के राजा नरकासुर का उल्लेख जो है यहीं से मिलता है, नरकासुर। और रामायण के अनुसार भी कुश के पुत्र अमरुत राज का क्षेत्र जो था यही था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वह किस क्षेत्र का शासक था? ऑप्शन है मिथिला, सारण या रोहतास या बनारस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनारस। 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वह क्षेत्र बनारस का शासक था और बनारस के शासक बलवंत सिंह के पुत्र चेत सिंह थे। चेत सिंह 1770 ईस्वी में राजा बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का है? यहाँ पे क्वेश्चन में अयोध्या छूट गया है, तो यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा। अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का है? मौर्य वंश के शासक का अशोक का है या नंद वंश के शासक महापद्मानंद या शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग या गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय? अयोध्या अभिलेख किस शासक का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग। अयोध्या अभिलेख शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग का है। और अयोध्या अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और 36 वर्षों तक शांतिपूर्वक शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का
पुनरुत्थान किया और ब्राह्मण साहित्यों का विकास में मदद किया था। यह जो है शुंग वंश के शासक थे और इन्होंने राजधानी अपनी विदिशा को बनाया था। इनके दरबार में मनु रहते थे, तो इससे रिलेटेड आप पॉइंट याद रख सकते हैं। और एक अश्वमेध यज्ञ में पुष्यमित्र ने, प्रधान पुरोहित पतंजलि इनके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजगिरी गिरिवंश को कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नगर बनाया है? 4, 5 या 6 या 7? प्राचीन राजगिरी को कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। राजगिरी का प्राचीन नाम गिरिव्रज था, वसुमती पुत्र था, या बृहद पुत्र था, या कुश नगर, इन सभी के नाम से जाना जाता है। गिरिव्रज मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी और पाटलिपुत्र 3 नदियों से घिरा हुआ है। जल दुर्ग जो यातायात और व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण था। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और पुनपुन 3 नदियों के जल दुर्ग से चार तरह से घिरा हुआ है। तो आपको याद रखना है, प्राचीन में राजगिरी जो था जिसका नाम था गिरिव्रज, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशर्मा मगध वंश का शासक जो था वह कौन था? हर्यक, शिशुनाग या नंद या कण्व? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कण्व। सुशर्मा मगध वंश के कण्व वंश के अंतिम शासक थे। इनकी हत्या 28 ईस्वी पूर्व में हुई थी, सीमुक ने कर दिया था। सीमुक सातवाहन वंश के शासक थे। सीमुक जो मगध साम्राज्य के अंतिम वंश कण्व वंश का अंतिम शासक था। और मगध वंश पर शासन करने वाले क्रमों में आपको बता दें, सबसे पहले हर्यक था, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद था, उसके बाद मौर्य था, उसके बाद शून्य था, उसके बाद कण्व था। तो ऐसे में आपको याद रखना है किस वंश के कौन संस्थापक है, इससे भी रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं कि कौन वंश के संस्थापक इसमें से कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन या बख्तियार खिलजी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता के स्थापन का वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इमदे बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र का सेनापति मलिक की सहायता करता था। और बख्तियार खिलजी ने बिहार के आक्रमण के समय बंगाल बिहार के क्षेत्र में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे। और बख्तियार खिलजी ने पहली बार महत्वपूर्ण विजय ओदंतपुरी बिहार शरीफ में विजय की थी, जो 1158 ईस्वी में संपन्न हुआ था। तो आपको याद रखना है, तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था और इन्होंने बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का नाम आजिमाबाद निम्न में से किसके द्वारा रखा गया नाम पर? मुगल राजकुमार के नाम पर, या खिलजी काल के सैन्य अधिकारी के नाम पर, या बलबन का एक सूबेदार के नाम पर, या सूफी संत के नाम पर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुगल राजकुमार के नाम पर। औरंगाबाद में आपको बता दें, औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने पुत्र प्रिय पुत्र के पुत्र यानी पौत्र राजकुमार अजीम के बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। और बिहार में राजकुमार अजीम के कार्यकाल का 1 दशक तक रहा। राजकुमार अजीम ने पटना को अजीमाबाद नाम कर दिया और इसका पुनर्निर्माण भी कराया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुगल राजकुमार के नाम पर इसका नाम आजिमाबाद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक कब हुई थी? 2 जनवरी 1923 या 4 मार्च 1923 या 22 दिसंबर 1922 या 2 जून 1923? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 जून 1923। पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक 2 जून 1923 ईस्वी को हुई थी। बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद को बनाया गया था और स्वराज पार्टी का उद्देश्य चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार को सशक्त विरोध करना था। और स्वराज पार्टी ने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर बनाने में मदद की थी। CR दास को देशबंधु के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है, बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का भी गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 जून 1923 में पहली बार स्वराज दल की पहली बैठक हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब रिजवर्क निम्नांकित में से किसके बीच आरेखीय संबंध को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है किसी अर्थव्यवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच, या किसी अर्थव्यवस्था में गरीबी रेखा के नीचे एवं गरीबी रेखा के बीच के ऊपर का जनसंख्या के बीच का, या किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर या रोजगार के बीच का उपलब्धता का स्तर, या किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का। वेब रिजवर्क जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर एवं रोजगार उपलब्धता के बीच का स्तर वेब रिजवर्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार 2020 से 21 का बजट का आकार क्या है? ऑप्शन है 2.34 लाख करोड़ रुपया, या 3.2 लाख करोड़ रुपया, या 2.11 लाख करोड़ रुपया, या 1.99 लाख करोड़ रुपया। बिहार में 2020 का बजट जो है 21 से कितना रखा गया है, इससे एक प्रश्न जो है आपको अवश्य पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है 2.11 लाख करोड़ रुपया 2020 से 21 का बजट का आकार है। और 2019 से 20 के बजट का आकार आपको बताता हूँ 2.501 लाख करोड़ रुपये थी। तो इसे आप याद रखिएगा 2.11 लाख करोड़ रुपया अभी का 2020 से 21 का बजट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 से 21 का बिहार का बजट का राजकोषीय घाटा कितना है? ऑप्शन है 20,374 करोड़ रुपया, या 21,712.80 करोड़ रुपया, या 19,872.80 करोड़ रुपया, या 21,758 करोड़ रुपया। 2020 से 21 का राजकोषीय घाटा कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,374 करोड़ रुपया 2020 से 21 का राजकोषीय घाटा है बिहार बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस जिला में होता है? कटिहार, सहरसा, या मधुबनी, या किशनगंज। आपको बताना है जूट का उत्पादन किस जिला में सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको बता दें जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है तो पूर्णिया में होता है। तो इसमें ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है। तो पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है बिहार में। और जूट का उत्पादन जो है पूर्णिया में दूसरा स्थान है। पहला जो होता है भारत में पश्चिम बंगाल में होता है और दूसरा जो है बिहार में होता है। तो आपको याद रखना है जूट का उत्पादन में देश का भी नाम आपको बताता हूं। तो भारत और बांग्लादेश जूट के उत्पादन में सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थर बटलर कंपनी बिहार में कहाँ स्थापित है? पटना, हाजीपुर, दरभंगा, या मुजफ्फरपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। आर्थर बटलर कंपनी बिहार में मुजफ्फरपुर में स्थित है। और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा में है। मेसर्स बिहार स्कूटर लिमिटेड फतुहा में है। और पायराइड्स फॉरेस्ट एंड केमिकल जो है रोहतास में है। तो इससे रिलेटेड आपको एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश रूल ऑफ एम्पायर इन इंडिया पुस्तक 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? चिन्मय गुहा, या नंद किशोराचार्य, या अनुराधा पाटिल, या बंदी नारायण स्वामी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया प्रसिद्ध राजनीतिक एवं मूल राजनयिक शशि थरूर की नॉन फिक्शन पुस्तक है। और इसके लिए उन्हें 2019 में अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया गया था। चिन्मय गुहा को बंगाली भाषा, नंदकिशोर आचार्य को हिंदी भाषा, और अनुराधा पाटिल को मराठी भाषा, और बंदी नारायण स्वामी को तेलुगु भाषा 2019 का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो आपको याद रखना है। साथ ही बताता हूँ चिन्मय गुहा जो बंगाली भाषा के रचनाकार हैं, घूमर दर्जा थेले निबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती जो है के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 को नो एंड मिडवाइफ हेतु ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया गया। किसके द्वारा घोषित किया गया है? रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा, या भारतीय चिकित्सा संस्थान परिषद के द्वारा, या विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2020 को नो एंड मिडवाइफ नर्स हेतु घोषणा किया गया था। किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2020 को ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ्स घोषित किया गया है। तो यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनश्री निम्नांकित में से किस जीव की वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई एक नई नस्ल है? हिरन, मोर, बकरी या मुर्गी या हिरन। वनश्री जो है जीव वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई एक नस्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्गी। मुर्गी का एक नस्ल है जो वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है। पोल्ट्री अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद के छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुर्गा मुर्गी नस्लियों की ऐसी विकसित की जा रही है। और वनश्री मुर्गी जो देखने में बहुत आकर्षक है तथा अंडे देने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त है और इसका नाम वनश्री रखा गया है। और यह सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी है। तो आपको याद रखना है, वनश्री जो है मुर्गी की एक नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को विश्व आवास अवार्ड 2019 वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है? बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड या उड़ीसा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। भारत के उड़ीसा राज्य को विश्व आवास अवार्ड 2019 वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 1985 में स्थापित किया गया था। विश्व आवास दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को पहले सोमवार को मनाया जाता है और यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार द्वारा मलिन बस्तियों और वहां के निवासियों के लिए जीवन के सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु सफल प्रयास हेतु उड़ीसा राज्य सरकार ने विश्व आवास अवार्ड 2019 प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की उपाधि कहां पर है? समाधि कहां पे है? मांडू में है, जबलपुर में है या वाराणसी में है या झांसी में है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पे है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल इनमें से विकल्प नहीं दिया है। यह ग्वालियर शहर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म जो है आपको बताता हूँ 1928 में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका, जो मनु के नाम पर लोकप्रिय हुई। और लक्ष्मीबाई के पिता मरणोपरांत जो है तांबे और माता का नाम भागीरथी रखा गया था। तो लक्ष्मीबाई के पति का नाम जो है गंगाधर राव था, राजा गंगाधर राव। और गोद लिए गए पुत्र का नाम इनका दामोदर राव था। तो आपको याद रखना है, इनका समाधि स्थल जो है कहाँ पे है? ग्वालियर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस कंपनी की वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की तैयारी की योजना है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एरोस्पेस या अलीबाबा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरोस्पेस। एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन एक हाईटेक टैंक लैंडर चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। और यह ई कंपनी कॉमर्स अमेजन की सहायक कंपनी है और इसके मालिक जेफ बेजोस हैं। इनके अनुसार ब्लू ओरिजिन 2024 तक चंद्रमा पर मानव भेज मिशन सकता है। तो यह जो है हाल ही में चर्चा में रहा है। तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न एक अवश्य पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने शेरपा कामी रीता ने कितनी बार एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 20 बार, 24 बार या 26? नेपाल के शेरपा कामी रीता ने कितनी बार एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा 24 बार। ये आपको बता दूं, नेपाल के 39 वर्षीय पर्वतारोही जो है रीता शेरपा 24 बार एवरेस्ट पर चढ़ के एक विश्व रिकॉर्ड बनाई है और ऐसा करने वाले दुनिया की एकमात्र रही हैं। और रीता शेरपा प्रथम बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा महिलाओं के T20 क्रिकेट के दूसरे वीमेंस T20 चैलेंजर्स में टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। बीसीसीआई द्वारा महिलाओं के T20 क्रिकेट के दूसरे वीमेंस T20 चैलेंज का टूर्नामेंट का आयोजन जयपुर में स्वाइजीत सिंह मानसिंह स्टेडियम में किया गया। और यह जो है फाइनल में
इसमें बता दें फाइनल में वेलोसिटी को 4 विकेट से हराकर सुपर नोवाज ने जीता और महिला T20 का खिताब अपने नाम किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर सवाई जय सिंह स्टेडियम में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोएशिया के इग्नोर स्टिमाक भारत का किस खेल से कोच बने हैं? क्रोएशिया के इगोर स्टिमाक भारत के किस खेल से कोच बने हैं? टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। क्रोएशिया के इगोर स्टिमाक भारत के फुटबॉल खेल के कोच बने हैं। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप का उपविजेता क्रोएशिया ही रहा है और भारतीय फुटबॉल टीम के कोच 2015 से 19 के बीच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन थे। तो आपको याद रखना है। और ताज़ा में आपको बता दें, ताज़ा रैंकिंग में भारत का स्थान जो है 108वां रहा है फीफा में। तो इससे भी रिलेटेड आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 2020 से 21 के लिए भारतीय परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? शिव नाउर या उदय कोटक या आनंद महिंद्रा या कुमार मंगलम बिरला? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदय कोटक। उदय कोटक ने 2020 से 21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO हैं और उनकी नियुक्ति विक्रम किर्लोस्कर के स्थान पर की गई है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में हाइड्रो जो नवीकरणीय ऊर्जा का मेगावाट उत्पादन करता है कितना है? 41,395 या 45,399 या 47,245 या 49,477? विद्युत क्षेत्र में हाइड्रो ऊर्जा का कितना मेगावाट उत्पादन करता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45,399। विद्युत क्षेत्र में हाइड्रो ऊर्जा 45,399 मेगावाट उत्पादन करता है। लघु विद्युत पनबिजली जो है प्रोजेक्ट जो है संबंध है ऊर्जा से और भारत में लगभग 63% ऊर्जा तापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है और लगभग 54% जो है कोयला से प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का कुल योगदान 23.51 है और नाभिकीय ऊर्जा का कितना है? तो 1.78 का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स वायरस की घटना किस देश में हुआ? जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर या इंडोनेशिया? मंकी पॉक्स वायरस की घटना किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। सिंगापुर में मंकी पॉक्स वायरस के पहले मामले की रिपोर्ट जो मानव के चेचक के समान एक दुर्लभ वायरस है और मंकी पॉक्स एक वायरस जो है जूनोमिस है अर्थात जानवरों से इंसान में फैलने वाली बीमारी है। और मामले की घटना अक्सर यह कहाँ पे होती है? तो याद रखना है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले करीब में यह क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ जानवरों के संक्रमण के साथ जो है अक्सर इंसान भी इसमें संक्रमित हो जाते हैं। तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास ग्रुप सेल किस देश में भाग लिया? भारत, अमेरिका, जापान या फिलीपींस? नौसैनिक अभ्यास ग्रुप सेल जो है किस देश में भाग लिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। नौसैनिक अभ्यास ग्रुप सेल भाग लेने वाले इसमें से कोई ऑप्शन में नहीं है। इसमें भाग लिया था भारत, अमेरिका, जापान, फिलीपींस और कुछ पोतों में दक्षिण चीन सागर के 6 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास ग्रुप सेल में हिस्सा थे। आप बता दें, ग्रुप सेल जो है इनमें से भारत की तरफ से INS कोलकाता और INS शक्ति भी शामिल हुए थे और यह उद्देश्य इसका था देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने हेतु भाग लेने वाली नए नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना देना। तो यह कहाँ कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? भारत, अमेरिका, जापान और फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया गया है? किस भारतीय को अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र सतत हेतु अपना विशेष दूत बनाया गया है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिया मिर्जा को। दिया मिर्जा भारतीय अभिनेत्री है जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपना ये
विशेष दूत इनको बनाया गया है। और गौरतलब आपको बता दें 2015 से लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक तक 2030 तक इसमें 230 विकास हेतु एजेंडों पर इनमें इनको शामिल किया गया है और 169 प्रायोजन इनको स्पष्ट इसमें किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिया मिर्जा को। तो मैंने इसमें 30 प्रश्नों को टोटल डिस्कशन कराया। अगले वीडियो में फिर एक सेट आपको उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें से आपको पूरा टोटल जो है साइंस से क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर और कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो पार्ट वाइज जो है मैंने इसमें 30 प्रश्नों को करंट अफेयर और हिस्ट्री से शामिल किया गया था। तो प्रश्नों को पूरा बनाएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर करें दोस्तों के ग्रुपों में ताकि उनको भी इसका मदद मिल सके। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।